ओके, हमने बात शुरू की अपने इंफोग्राफिक्स से। लेक्चर नंबर हमारा है 29, वेडनेसडे फरवरी 26। ओके, बात हमारी शुरू हुई कि इंफोग्राफिक्स क्या है। इस पे हमने बड़ी डिटेल में बार बार गुफ्तगू कर सके हैं कि इंफोग्राफिक के अंदर टेक्स्ट और तस्वीर दोनों की मदद से पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है। हमने ये बात की कि हर डायग्राम जो है वो इंफोग्राफिक नहीं होती, हर कलर को इंफोग्राफिक ना समझो। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको बना रहे हो तो आपसे ये गलती ना हो। ठीक है, आप ऐसा गलती ना करें कि आप जो है अपनी मतलब आप सिर्फ ये डायग्राम बना के समझे कि मैंने इंफोग्राफिक बना दिया। आपके लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद हो। फिर हमने बात शुरू की उसके बाद कि ये जो हमारा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार हम क्यों इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं। आपसे कभी भी पूछा जाएगा इन्फोग्राफिक्स क्यों बना रहे हैं, तो आप उनको यही बताएंगे कि जो ह्यूमन माइंड जो है वो तस्वीरों को 13 मिली सेकेंड के अंदर ऑन एवरेज आइडेंटिफाई कर लेता है। टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए उसको 200 मिली सेकेंड लग जाते हैं। इसकी साइंटिफिक स्टडीज हमारे पास मौजूद है। अब मजे की बात, अगर आपके पास सवाल आता है कि मल्टीमीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये जवाब बता सकते हो वहाँ पे, कर सकते हो। क्यों? मल्टीमीडिया में क्या होता है, ये होता है विजुअल एड्स की बात हो, भले वो विजुअल एड आप चार्ट में बना रहे हैं, जो आप लोग चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो डायग्राम जो कहते हैं उसे यार मॉडल्स वगैरह बना के जो आप लोग लेके जाते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से और इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल को यूज करके, तो वो सब चीजें भी विजुअल एड्स हैं। ठीक है, उसके अंदर भी ये वाली बात आप कह सकते हैं। ओके, देखो अपने आप को मैट्रिक के बच्चों की तरह मत बनाना कि जो आंसर अगर सर ने इन्फोग्राफिक के सेक्शन में ये 13 मिली सेकंड वाली बात की है तो आप ये कहोगे 13 मिली सेकंड वाली बात सिर्फ यहीं पे रेलिवेंट है। ये मत करना। ठीक है, इसको चीजों से कनेक्ट करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो कि यार ये जो नॉलेज है ये तो हमारी मल्टीमीडिया के सवाल में भी यूज हो सकती है। ये नॉलेज हमारी जो है विजुअल एड्स में भी इस्तेमाल हो सकती है। फिफ्थ सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला आप लोग अपना प्रैक्टिस वो कर रहे होगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, एक्शन रिसर्च करोगे। मुमकिन है आप लोग एक्शन रिसर्च पिक करो मल्टीमीडिया का, इन्फोग्राफिक्स का, लेट्स से। ठीक है, तो आप वहां पे आपसे बार बार पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि हमने क्यों यूज किया ह्यूमन माइंड 13 मिली सेकंड के अंदर इमेजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसको अपनी मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इस पॉइंट को समझ के मुख्तलिफ आंसर्स के अंदर इसको इस इन्फॉर्मेशन को इस नॉलेज को आप लोग यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमने यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हमारे डिजिटल लिटरेसी के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम तमाम चीज़ों को वेरीफाई करें और उसकी साइटेशन भी लाजमन दें। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर नजर आता है कि पेंटिंग्स जो है, पेंटिंग्स हमारी केव पेंटिंग्स के जो आसार है वो 46,000 साल पहले के हमारे पास मौजूद है। मुमकिन उससे भी पहले के हो, जबकि तहरीर या रस्म खत का जो फन है वो बिल्कुल रिसेंट एक इन्वेंशन है हमारी। ठीक है, तो इससे भी हमें अंदाजा होता है कि ह्यूमन माइंड को एक नेचुरली वो पेंटिंग्स की तरफ ज्यादा जाता है बनस्बत के तहरीर के। और इसीलिए हम अपनी क्लास के अंदर इन्फोग्राफिक्स वगैरह को यूज करेंगे। खुद सोचो तुम लोग कल कल इंटरव्यू देने जाओ और इंटरव्यू दे जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो और जॉब के इंटरव्यू में तुम लोग ये सारे पॉइंट्स बताओ, तुम्हारे अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो भाई इन सब चीजों को इस तरीके से करो कि ये जो आप लोग यहाँ पे आके खड़े होकर कहते हैं हम इन्फोग्राफिक इसलिए यूज करेंगे बच्चों को इंटरेस्ट होगा, वो तो हर कोई बोलेगा, तो वो बात बोलो जो दूसरा ना कर रहा। ठीक, उसके बाद हमने फिर बात शुरू की हमने कि यार हमारा जो ये जो हमारा 21st सेंचुरी स्किल्स है उसके अंदर इन्फोग्राफिक किस तरीके से रिलेट कर रहा है। हमने बताया कि जी इन्फोग्राफिक्स के अंदर कम्युनिकेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, क्रिएटिविटी बिल्कुल ऑब्वियस है, राइट, डिजिटल लिटरेसी भी है और डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ इसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग भी हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर हमने जाके थोड़ा डिटेल में बात की कि यार क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चीज़ों पे एतराज़ करना, डॉगमा को चैलेंज करना, सिर्फ ये मतलब नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये भी है कि आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो है सोच विचार करके अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एवेलुएट करके आप उसको कोई नई चीज़ लेकर आए, डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके आप सिंथेसाइज करके एक नई चीज़ लेकर आए। आपको ये चीज़ अपने बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि आपके साथ ऐसे लोग होंगे जो बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो बात सिर्फ ये नहीं होती, क्रिएटिविटी होती है उनके पास, बात ये भी होती है कि यार वो सोच समझ के काम कर रहे हैं। सोचने की सलाहियत का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर चूंकि हम बचपन से क्राइम करते आ रहे होते हैं, रट्टा लगाते हुए आ रहे होते हैं, हम अपनी सोच का या हमारी अपना सोचने का जो तरीका होता है, वो सोचने का जो सोच की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी कम होते जाती है।
एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, डिसीजन मेकिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिकल थिंकिंग की यही कंपोनेंट्स है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपनी डिजाइन करते हुए आपको शायद आपको एहसास हुआ हो कि हम इन तमाम स्टेप्स पे से गुजर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं बनाना क्या है, इवैल्यूएट कर रहे हैं किस चीज़ को हम शो कर सकते हैं, शो करें ना करें, डिफरेंट नॉलेज को हम कंबाइन करके एक नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ कि यार हम एक अच्छा इन्फोग्राफिक बनाते हुए किन किन चीज़ों को कंसिडर करें। हमने डॉट डॉट आईओ को यूज़ किया, डिटेल में यूज़ किया, अच्छी तरीके से यूज़ किया, लेकिन हमें ये भी देखना था, अब हमें ये भी फैसला करना चाहिए कि अच्छा इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में हो। हमने उस दिन क्लास में बात की तो हमें स्टूडेंट्स ने कहा कि सर टॉपिक डिसाइड करें, सर रिसर्च करें, ठीक है, टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें, ऑडियंस को डिसाइड करें, डिज़ाइन क्या करना है, किस तरीके से करना है, याद है ये सारी बातें। अब मैंने अपने आपसे अगर पूछा जाएगा कि इन्फोग्राफिक अच्छे डिजाइन करने की क्या क्या स्टेजेस हैं, शायद आप लोग के स्टेप्स थोड़े मुख्तलिफ हों, और इसी स्टेप के अंदर हम इसको 10, ये मेरे ख्याल से मुश्किल से मैंने 7 स्टेप दिखाए हैं टोटल। यहाँ स्लाइड पे आपको 3 नजर आ रहे हैं, अगली स्लाइड पे मिला के 7, लेकिन आप चाहें तो इसको 12-13 तक भी लेके जा सकते हैं। असल जो पॉइंट है यहाँ पे इस स्टेप्स का कि यार ये मोटी मोटी पॉइंट्स हैं हमारे, कि यार इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। कंटेंट को सबसे पहले तो तुम ये देखो कि हम बना किसके लिए हैं, पर्पस क्या है हमारा, ओके, और हमारी ऑडियंस क्या है, वो चीज़ आपके स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है या नहीं है, वो चीज़ आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ जो हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का इन्फोग्राफिक बनाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, एक इन्फोग्राफिक, राइट। आप और आपकी जो ऑडियंस है वो लेट्स से क्लास 1 के बच्चे, क्लास 2 के बच्चे हैं, मुझे बताओ बना सकते हो? नहीं बना सकते? उनके हिसाब से बना सकते हैं। आप एक ही इन्फोग्राफिक है तो उनके हिसाब से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि यार क्लास 1 के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जी 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। दूसरी बात पाकिस्तान डे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च की, ये 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गई। और इसके अलावा हमने कहा जी इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ठीक। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम बातें जो है बच्चों को सिखाते रहे, तमाम बातें बच्चों को समझाते रहें, ठीक। हमने 3 से 4 पॉइंट्स सेलेक्ट किए और उनको सेलेक्ट करके हमने एक इन्फोग्राफिक के अंदर उनको डाल दिया। लेकिन शायद यही अगर हम इन्फोग्राफिक कहा जाए मैट्रिक के बच्चे को बनाने के लिए, तो हमारी ऑडियंस चेंज हो गई, तो हमारा कंटेंट चेंज हो जाएगा, कंटेंट चेंज हो जाएगा तो हमारा लेआउट चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है, इसी का अपने ऑडियंस को देखते हुए हमने अपने कंटेंट को डिजाइन किया कि यार हमारा कंटेंट क्या है, हम उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, और क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर मेंशन करनी है। अगर हम बात करते हैं लेट्स से क्लास 1 के बच्चों की, तो शायद वहां पे आप इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री वगैरह के अंदर आप इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे उसके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, या बच्चे की उसकी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से बात करेंगे, आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी चेंज हो जाएगी, ऐसा है या नहीं, ठीक। फिर हमने बात की कि यार एक सुटेबल लेआउट या एक फॉर्मेट आपके जहन पर हो, ठीक। लेआउट और फॉर्मेट के हवाले से हमने इस पर डिटेल में गए, हमने बात की कि जो हमारा जो लेआउट है, मसलन हम बना रहे हैं टाइप्स ऑफ शेप, तो हमने उसके लिए क्या यूज किया, ट्री स्ट्रक्चर। हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो भी हमारे लिए ट्री स्ट्रक्चर है, एनिमल किंगडम, एनिमल फिर आगे टाइप्स बनाए, बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ओके। हमने बात की कि लेट्स से वाटर साइकिल, तो उसके नाम में साइकिल आ रहा है, साइक्लिक से डिजाइन उसके लिए ज्यादा रेलिवेंट है। ज़ोबिया बार में क्या देखें मोबाइल पे, ज़ोबिया, मोबाइल हटाओ। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस की बात करें, देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस भी एक साइकिल में काम कर रहा होता है। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सूरज की एनर्जी को, फिर उनको जानवर खाते हैं, फिर उन जानवरों को हम कंज्यूम करते हैं, एक साइकिल ही चल रही होती है पूरी, ठीक है। ये भी साइक्लिक से डिजाइन बनेगा, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें, हम दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कार्निवोरस एनिमल और हाँ ओमनीवोरस और दूसरे हर्बीवोरस, इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे जो कंपैरिजन स्टाइल है वो ज्यादा उनके लिए रेलिवेंट हो, ठीक। हम अगर बात करें सीक्वेंस की, कौन सा काम किस सीक्वेंस में करना है, तो शायद वहां पे सीक्वेंशियल जो स्टाइल है 1 2 3 वो इंपॉर्टेंट हो। अब देखो जैसे ये स्लाइड है मेरी, तो देखो ये भी तो इन्फोग्राफिक ही है, मेरे पास भी तो एक तरीका था कि मैं इन स्टेप्स को लिख सकता था 1 2 3 4 5। जी नमशा, आप बताइए स्टेप नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, मैं बोलना स्टेप नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, शायद से स्टेप 1 पे क्या लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह से विजुअली प्रेजेंट करूं, ज्यादा आसान है, ठीक। सदफ स्टेप नंबर 1 क्या है इसके अंदर?
आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आ रहा है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, एरो का शेप बना रहा है, खुद ब खुद वो बता रहा है कि स्टेप नंबर 2 क्या है। अब मैंने भी इस चीज को डिसाइड किया कि यार मैं इस इंफॉर्मेशन को किस इन्फोग्राफिक के जरिए से आप तक पहुंचा सकता हूं। इसी तरीके से देखो ये वाली स्लाइड है, अब सुटेबल लेआउट था, फॉर्मेट की बात हुई, मैं शो कर सकता था कि जी फॉर्मेट, फिर वहां से मैं इसको ट्री बना देता, एक जा रहा है सर्कल के अंदर, एक सर्कुलर डिजाइन, एक सीक्वेंशियल डिजाइन, एक ट्री डिजाइन। मुझे लगा कि ये डिजाइन ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि डिजाइन सिर्फ या लेआउट सिर्फ ये चार नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। एक फॉर्मेट को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि मैं क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दूं, यार ये चारों में से या इसके अलावा भी आप किसी और डिजाइन को मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ देखो मैंने इसका बैकग्राउंड क्या रखा, ब्लैक, ताकि जो मेरा ये जो क्वाड्रेंट है वो ऊपर उभर के सामने आ जाए। ठीक, तो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। आप लोगों को जो स्लाइड्स नजर आ रही हैं ये भी इन्फोग्राफिक ही है। मैं अगर इस इन्फोग्राफिक्स में स्लाइड्स को डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं भी बैठ के सोच रहा होता हूँ कि मैं ज्यादा इफेक्टिव तरीका मेरे लिए क्या है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, और वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे भी मैं कर सकता था 1 2 3 4, मैं ट्री बना सकता था। मुझे ज्यादा रेलिवेंट लगा ये वाले स्टाइल, और साथ ही साथ इस स्टाइल के अंदर मैंने बैकग्राउंड को भी चेंज किया कि बैकग्राउंड मेरा ब्लैक हो ताकि वो चीज उभर के सामने आए। अच्छा, अब इन्फोग्राफिक डिजाइन करने के इसके अलावा कुछ और भी स्टेप्स हैं। शुरू के 3 स्टेप्स से हमने बात कर ली, लेआउट आपने डिजाइन कर लिया। अब लेआउट के आगे अगली चीज आती है कि यार उसकी विजुअल हायरार्की क्या हो। विजुअल हायरार्की का मतलब फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज क्या हो। आपका डिजाइन के अंदर जो मेन पॉइंट होगा, हमेशा मेन पॉइंट की हेडिंग या फॉन्ट साइज बड़ा होगा, जो डिटेल्स हैं उसका फॉन्ट साइज छोटा होगा। किस चीज को मैंने हाईलाइट करना है, किस चीज को मैंने हाईलाइट नहीं करना, मेंशन तो करना है लेकिन हाईलाइट नहीं करना। जब आप विजुअल हायरार्की को डिसाइड कर रहे होते हैं तो ये सारी की सारी चीजें उस डिजाइन करते वक्त आपको कंसीडर करनी पड़ती है कि मैंने किस बात को आगे शो करना है, किस बात को मैंने लाइट करके उसको शो करना है। आप याद है उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास में, कुछ लोगों ने फॉन्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, सर फॉन्ट्स कौन से यूज करना है। तो ये विजुअल हायरार्की के स्टेप में यही चीजें आती हैं, किन बातों को मैंने इंपॉर्टेंस देनी है, उनका फॉन्ट डिफरेंट होगा। मैं अगर कॉलेज के एडमिशन का फ्लायर बना रहा हूँ, लेट्स से एडमिशन ओपन शायद डिफरेंट फॉन्ट में हो, राइट, ताकि नजर आ जाए एडमिशन ओपन, कॉलेज का नाम अपना जो मेरा लोगो चल रहा है वो चल रहा है, बाकी जो डिटेल्स है वो अलग फॉन्ट के अंदर है, राइट। अभी विजुअल हायरार्की मैंने मेंटली डिसाइड किया मेरे डिजाइन के अंदर किस बातों को मैंने इंपॉर्टेंस देनी है और किनको नहीं देनी। कंसिस्टेंट डिजाइन और पैटर्न, इसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं कि जी हमारा जो डिजाइन है उसके अंदर आपका जो एक सिमेट्री हो, अलाइनमेंट का ख्याल रखा जाए। इसी कंसिस्टेंट डिजाइन के अंदर एक और बात आ जाती है, आपने देखा बचपन में कभी चीजों को सबमिट कराया हो तो टीचर ने शायद कहा हो कि क्या गोला गंडा बनाकर लेकर आ गए। वो गोला गंडा क्यों कह रहे होते हैं? वो इसलिए कह रहे होते हैं आपने किसी कंसिस्टेंट डिजाइन को फॉलो नहीं किया होता, आपने बस हर जगह का नए नए कलर इस्तेमाल कर दिए, कलरफुल बन गया और आपने कहा कि जी ये बन गया हमारा डिजाइन। एक अच्छे इंफोग्राफिक के लिए आपका जो डिजाइन है वो गोला गंडा ना हो। अमूमन अमूमन 2 से 3 कलर्स काफी होते हैं, एक डिजाइन के अंदर 2 से 3 कलर्स काफी होते हैं। यही चीज फॉन्ट्स के साथ होती है। आप यूं समझो कि कोशिश करो कि एक ही फॉन्ट में सारा काम हो जाए, एक ही फॉन्ट में, और आपने कहा नहीं सर इसका फॉन्ट अलग हो उसका फॉन्ट अलग हो, चलो ठीक है भी 2 में काम हो गया। 3 तो बस खत्म है, 3 के ऊपर तो आपको जाने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। मसलन मैंने कहा कि एडमिशन का फ्लायर बना रहा हूँ कॉलेज का, कॉलेज का नाम डिफरेंट फॉन्ट में, डिटेल्स एडमिशन की दूसरे फॉन्ट में, एडमिशन ओपन साइड में लिखा हुआ आ रहा है कर्व में, हैंड राइटिंग वाले साइड में लिखा हुआ आ रहा है, 3 फॉन्ट हो गए, दैट्स इट। 3 से ऊपर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जितने ज्यादा फॉन्ट्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है, इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है उससे उसकी खूबसूरती मुतासिर होती है, ना सिर्फ खूबसूरती मुतासिर होती है, रीडेबिलिटी भी मुतासिर होती है। वो इन्फॉर्मेशन बजाय प्रोसेस करना आसान करने के उल्टा वो मुश्किल हो जाती है, उसको इन्फॉर्मेशन को हजम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको प्रेजेंट इस भिड़ंगे तरीके से किया गया। कलर्स की बात कर लें, कलर्स के लिए आपने तय कर लिया कि बस में 2 कलर्स होंगे, ओके। एक कलर का नाम आपने रखा प्राइमरी कलर। ये प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर वो कलर व्हील होते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने इस डिजाइन में तय किया कि लेट्स से किसी मेरा प्राइमरी कलर पिंक होगा और सेकेंडरी कलर ब्लू होगा। प्राइमरी कलर पिंक होगा क्या मतलब, जिस चीज को मैंने इंपॉर्टेंस देनी है अनीस, उस चीज को मैं शो करूंगा पिंक कलर में, और जो सेकेंडरी चीजें आ रही हैं मेरी उनको मैं शो करूंगा ब्लू कलर में। बहुत हो गया
तो मैंने पिंक और ब्लू के शेड इस्तेमाल कर लिए, दैट्स इट। इससे ऊपर मैं नहीं जा रहा, बस बहुत हो तो 3 कलर, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना। आखिरी, रिवाइज एंड प्रूफ रीड। आप जितना अच्छे से अच्छा काम कर लेना, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। और यही डिजिटल लिटरेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पे चीज़ों को रिवाइज करना, प्रूफ रीड करना निस्बतन आसान है। यही ड्राइंग आपने अगर पेपर पे की भी हो, आप उसके अंदर वाइटो वगैरह लगाते रहेंगे और वो सर का दर्द होता है उसको इम्प्रूव करना। आखिरी पॉइंट जो है, ऑप्टिमाइज फॉर शेयरिंग। क्या मतलब इसका? आप बताओ, तुबा क्या ख्याल है? ऑप्टिमाइज फॉर शेयरिंग का क्या मतलब है? तुबा। देखो, यूँ समझो, मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाया, ठीक है, फ्रैक्शंस का। और मेरी जो क्लास के बच्चों को मैं जब उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं इन तक इन्फोग्राफिक पहुँचा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि व्हाट्सएप पे जो तस्वीर जाती है वो साइज छोटा होकर जाती है। आपका टेक्स्ट पहुँचा, उनको टेक्स्ट ही नजर नहीं आ रहा। आपने कहा मेरे कंप्यूटर पे तो सही था, यार उनको उस पर तो नजर नहीं आ रहा ना। अच्छा, दूसरी बात, मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है, मोबाइल में वो बार बार उसको बड़ा करके देख रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, चीज मुश्किल हो गई, नहीं होगी? अब मैंने कहा मुझे पता है कि यार मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे बच्चे हैं, वो उसको मोबाइल पे एक्सेस करेंगे। तो मोबाइल पे एक्सेस करने के लिए मैंने उसको एक साइज तय किया, A5। A4 शीट्स होती है हमारी, उसका आधा करो वो A5 होता है। मैंने कहा A5 मोबाइल पे सही से नजर आता है। मैंने अपनी तमाम स्लाइड्स, एक तो मैंने अपनी स्लाइड को ब्रेक डाउन कर दिया, एक इमेज को मैंने 3 से 4 में कर दिया, और सबको मैंने A5 साइज का बनाया। मोबाइल पे देखना उसके लिए आसान हो गया, ठीक है। जहां आप जा रहे हैं, आपका कंटेंट किस तरीके से, किस फॉर्मेट से कंज्यूम हो रहा है। मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई, वीडियो भेज दी, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर हमारे पास तो व्हाट्सएप का पैकेज होता है। तो मैंने फिर उनको वीडियो व्हाट्सएप पे भेजी, मैंने उसकी क्वालिटी थोड़ी कम कर दी, वीडियो क्वालिटी। वही वीडियो आपकी 3 GB की भी हो सकती है, और वही वीडियो आपकी मुश्किल से 300 से 400 MB की भी हो सकती है। तो मोबाइल पे इसके लिए यूज़ करना आसान हो जाए। डिपेंड करता है कि आपने अपनी ऑडियंस को देख के तय करना है कि मैंने क्या करना है। हम यहाँ लैब के अंदर ये स्लाइड शो कर रहे हैं, यही हमारा सीपीटी में अगर हो रहा होता, मुमकिन है कि स्लाइड्स आपको नजर ही नहीं आती। क्यों? सीपीटी के हॉल के अंदर लाइटिंग का अपना एनवायरनमेंट है, ठीक है, और उसकी प्रोजेक्टर की रेजोल्यूशन डिफरेंट है। आईटी जोन में चले जाए, वहाँ डिफरेंट एनवायरनमेंट है। हमने उस दिन बात की थी रेशो की, कि हमारी प्रेजेंटेशन का रेशो क्या हो। अमूमन जो है हमारा 4:3 वाला इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट। 16:9 जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 16:9 वाला जो होता है बहुत बड़ा होता है। आप लोग के घरों में जो अमूमन आजकल एलईडी वगैरह जो बड़े लगा रहे होते हैं, वो अमूमन 16:9 की लगा रहे होते हैं, बड़े साइज की होती है। लेकिन प्रोजेक्टर्स अमूमन 16:9 वाले हमारे पास स्क्रीन नहीं होती, हम लोग इन्हीं पे काम कर रहे होते हैं। वो इसको भी हम 16:9 पे करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर वो नजर नहीं आ रहा है, व्हाइट स्क्रीन तो नजर आ रहा है, बाकी साइडों में जल जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये सारे मसाइल होते हैं। इन मसाइल को जो आपने जब अपने कंटेंट बना लिया, तो उसको डिजाइन, उसको पब्लिश करने से पहले आपको सोचना है कि मैंने उसको पब्लिश, कंजम्पशन कैसे हो रही है, ठीक है। वो इंस्टाग्राम की जो वीडियो है, शायद वो वीडियो यूट्यूब के लिए रेलिवेंट ना हो, जो यूट्यूब के लिए रेलिवेंट है वो शायद फेसबुक के लिए रेलिवेंट ना हो। आपको जो कंटेंट है वो कंज्यूम किस तरीके से हो रहा है। अब हम बात करते हैं, एक डिजाइन है मेरे पास, इस डिजाइन को देखो, और मुझे बताओ इस डिजाइन में कैसा लग रहा है। जी, उरूसा। जी उरूसा, जल्दी से देख लो उसको, उससे पहले कि दोबारा प्रोजेक्टर में शो। जम्बल्ड है, ओके, और बताओ। सिमेट्री नहीं है? अपीलिंग क्यों नहीं है? चलो ठीक है, और बताओ, और बताओ, ठीक है। देखो, अच्छा, और बताओ, और बताओ। देखो फॉन्ट का तुम लोग जो बता रहे हो ना, फॉन्ट वाली जो बात कर, गुड, जुबिया, जुबिया ने एरोस की बात की। तो फॉन्ट की बात कर रहे हो ना, देखो फॉन्ट में थोड़ा सा समझो कि 4:3 वाला स्लाइड है। इसके लिए शायद इतनी बड़ी, इससे ज्यादा फॉन्ट करना मुमकिन ना होता। शायद अगर मैं ऊपर से वो डिजाइन हटा दूं और पूरी स्लाइड के ऊपर सिर्फ तस्वीर ही हो, शायद फिर ये मुमकिन होता। एनीवे, फॉन्ट वाली बात तो चलो ठीक हो गई, लेकिन अब जुबिया ने जो अच्छी पॉइंट की तरफ इशारा किया कि आप एरोस के शेप के ऊपर गौर करो।
एरोस के शेप कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा ये देखो सिमेट्रिकल लग रहा है, सिमेट्री का मतलब 20 से आधा करो तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा, तो लग रहा है सिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है। इसके लेफ्ट के ऊपर या राइट के ऊपर कहाँ ज्यादा लग रहा है कंटेंट, लेफ्ट पे ज्यादा है राइट पे? देखो यहाँ पे मैंने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मगर इस स्लाइड को देखो, देखो एरोस के शेप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी के अंदर जो आपको एरोस हैं कैसे शेप के हैं, उसी एरो को तुम देखो जो फोर्सेस हैं वहां पे ऐसा एरो इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ। फिर ये देखो कैरियर लाइफ स्किल्स के अंदर नीचे जाके एरो पूरे आपके बैंड हो रहे हैं, राइट, कहीं और भी डिजाइन नजर आ रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर सिमेट्री हुई। अच्छा अब मेरे ख्याल में अगर मैं इसको डिजाइन करता, शायद मैं कैरियर लाइफ स्किल्स को बीच में लेकर आता, ठीक, मैं उसको बीच में लेकर आता और लर्निंग इनोवेशन और डिजिटल लिटरेसी को मैं साइड में ले आता। जो मेरा हैवी वाला पोर्शन है जिसके अंदर ज्यादा मेरे पास बॉक्सेस हैं, ज्यादा वो है, वो मैं बीच में ले आया, बाकी को मैं साइड में ले आया, तो किसी हद तक इसके अंदर शायद सिमेट्री पैदा हो जाती। अभी कैसा लग रहा है कि एक साइड पे बिल्कुल हल्का है और दूसरी साइड पे वहां पे ज्यादा चीजें जम्बल्ड हुई हुई है। एक और चीज गौर करो, लर्निंग एंड इनोवेशन जो था फोर्सेस जो है वो 2 लाइनों में आया हुआ है, राइट, जबकि उसके मुकाबले सारे बाकी पूरे बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सबका सब एक लाइन में आया हुआ है। तो वहां ये भी मैं कर सकता था कि बॉक्स का साइज इतना बड़ा करूं कि लर्निंग एंड इनोवेशन सबका सब एक ही लाइन में आ जाता, ठीक है। तो अब तुम देखो थोड़ा सा कहने को आप कह सकते हो कि सर डिजाइन बन गया, एक नजर में देखा आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर आप गौर करें इन सब चीजों के ऊपर, इन्हीं बारीकियों से चीजों के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। जब आप लोग इन्फोग्राफिक्स बना रहे, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा इन्फोग्राफिक बने कि जिसके अंदर आपने तमाम बातों का ख्याल रखा और उससे खुद ब खुद आपके काम के अंदर खूबसूरती पैदा होती जाएगी। ये छोटे छोटे डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, पूरी पूरी इस पे वर्कशॉप्स करवाई जाती है, पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं। इन छोटी छोटी बातों को तो ख्याल रखना शुरू करो, इसी से तुम्हारे कामों के अंदर खुद ब खुद खूबसूरती आ जाएगी। वरना आजकल के दौर में आप देख चुके हैं, आपने डॉट और डायो को भी इस्तेमाल किया, दूसरी चीजों को भी इस्तेमाल किया, यार ये सब चीजें कितनी आसान हो गई बनाना। अगर आसान हो गई तो हर किसी का काम खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन हर किसी का काम खूबसूरत नहीं होता। और सबसे बड़ी वजह यही होती है कि कचरा काम करने वाले लोग बहुत होते हैं, बारीकियों का ख्याल रख के क्वालिटी के साथ काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम क्लास को वापस चलते हैं, अपने कैनवा की तरफ लेके जाते हैं। आप लोग चाहें तो कंप्यूटर को ऑन कर लें। ओके जी, कैनवा हमारे पास खुला हुआ है। अच्छा उस दिन हम लोगों ने बात की थी, अच्छा वापस क्लास में आ जाओ, तूबा तूबा वापस क्लास में। तो रमशा पीछे भी कंप्यूटर है बेटा, अनीस के बराबर वाला कंप्यूटर भी चल रहा है, शाइस्ता इधर भी चले जाएं निदा के पीछे। ओके, हम लोग उस दिन क्लास के अंदर बात की थी और हम लोग ने फ्रैक्शंस के ऊपर काम किया था, याद है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा है इंग्लिश उर्दू की जो किताबें होती हैं उसके अंदर उर्दू को सिखाया होता है इस तरीके से, आदम आया, जा आम खा, ठीक है, या जाड़ा आया, ऐसी क्या धूम मचाता आया, राइट। और इसी तरीके से आपके इंग्लिश की किताबों में होता है आई माय नेम इज अली, ठीक है, माय दिस इज अली, ही हैज वन सिस्टर, ठीक है, एंड his mom is a housewife, इस तरीके his father is a farmer। वो करके रहते हैं कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से, तस्वीरों की मदद से बच्चों की दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए उसको ग्रामर सिखाने की और उर्दू या अंग्रेजी की बुनियादी वोकैबुलरी सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये काम करते हैं, आज हम लोग डिजाइन करते हैं। अच्छा अब हम चूंकि अब इन्फोग्राफिक हमारे हाथ में आ गए, अब हम कोर्स की किताबों के मोहताज नहीं है, हम अपनी मर्जी से भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से आज हम डिजाइन करते हैं अपनी क्लास के लिए, और हम शुरू करते हैं किसी उर्दू में डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्लास 1 के बच्चे को उर्दू में मैं मेरा तेरा सिखाना चाह रहा हूँ, सही है। तो ओके, क्या ख्याल है, समर क्या करें उसमें, क्या किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करें, क्या क्या अल्फाज जहन में आ रहे हैं, क्या जुमले जहन में आ रहे हैं, ठीक है, गुड। ये मेरी अम्मी है, ये मेरा घर है, मेरा नाम अली है, अली के नाम से स्टार्ट करते हैं, मेरी बहन का नाम आलिया है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 3-4 जुमले हो गए। कितने, एक कोर्स कितना लंबा होना चाहिए जो हम क्लास को पढ़ाएं, नौरीन कितनी स्लाइड्स बनाएं?
5 to 6 गुड, 5 to 6 स्लाइड्स। मैं यहाँ गया कैनवा के अंदर, क्रिएट डिजाइन, प्रेजेंटेशन पे गए, और प्रेजेंटेशन में चूज कर रहा हूँ 4:3 वाली, ठीक है, 4:3 वाली। नौरीन ने कहा कि सर 6 स्लाइड्स काफी हैं। नीचे एड पेज नजर आ रहे हैं, निदा एड पेज नजर आ रहा है, कंप्यूटर खोलने कहा है तो भाई सही कंप्यूटर खोलो, लेकिन मेरी बात पे भी तवज्जो दो। एड पेज पे गए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन बन गए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। इस जो हमारा लेसन है, इसका क्या नाम क्या होगा? लेसन का नाम क्या होगा नीलम, क्या रखना चाहिए? अली मेरा तारुफ। अच्छा, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप समझते हैं कि बच्चों को मेरा तारुफ का वर्ड आ जाता है? बच्चे सीख रहे थे मेरा तारुफ? मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मेरे शायद क्लास 1 के बच्चे मेरा तारुफ समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, अब आप लोग खुद बताइएगा। अच्छा जी, मेरा तारुफ लेसन प्लानर की हेडिंग होगा। देखो सीधे हाथ पे मैं गया, देखो अब क्लास में बात नहीं करना, मेरी बात गौर से सुनो। साइड में टेक्स्ट का ऑप्शन था, मैं टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट में इसे पहले से ख्याल रखा हुआ है, एड अ हेडिंग, एड अ सब हेडिंग, एड अ लिटिल बॉडी ऑफ टेक्स्ट। हमने बात की थी विजुअल हायरार्की की। देखो उसने तुम लोगों को समझाने के लिए भी किया हुआ है, हेडिंग का साइज बड़ा है, सब हेडिंग का साइज छोटा है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट का साइज उससे भी छोटा है। जो सबसे अहम बात होगी उसका आपने इसमें लिख दिया, एड अ हेडिंग के अंदर। अब हमारी हेडिंग क्या है? मेरा 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 तारुफ। आपने जाके अपना कीबोर्ड जो है उर्दू कीबोर्ड पे सेट किया, यहाँ पे नीचे नजर ऑप्शन आ रहे हैं इंग्लिश लिखा हुआ, इस पर क्लिक किया, उर्दू। अगर आपने अपने कंप्यूटर पे उर्दू पे इनेबल किया हुआ तो ये ऑप्शन आपके पास विंडोज में अवेलेबल होता है। ओके, मेरा तारुफ, ये आगे हेडिंग होगी मेरी, इसको थोड़ा साइड में कर दो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब सब हेडिंग क्या लगाते हैं? मेरे ख्याल में पहली स्लाइड के अंदर हम लिख देते हैं मेरा नाम अली है, ऐसा ही है, मेरा नाम अली है। उर्दू आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो, फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल हो, उर्दू टाइप करना कोई मुश्किल नहीं है। लैब के अक्सर कंप्यूटर्स में हमारे पास उर्दू और ये सब मौजूद है। अभी हम आगे चलते हैं। हम यहाँ बात करते हैं इसके फॉन्ट्स की। आपने कहा सर ये फॉन्ट्स मजे के नहीं है। देखो मेरी जो मालूमात है, कैनवा का जो फ्री वर्जन है उसके अंदर उर्दू के फॉन्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने कहा था कि मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि 250 रुपए में आपको प्रीमियम अकाउंट मिल रहा है। प्रीमियम अकाउंट के अंदर ज़ूबिया, प्रीमियम अकाउंट के अंदर उर्दू के फॉन्ट्स वगैरह अमूमन लोगों ने डाले होते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए आपने जरा कैनवा सेंस इस पे क्लिक किया, पूरे फॉन्ट्स की लिस्ट आ गई। बेतहाशा फॉन्ट्स इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। इनमें से बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं वो हैं प्रीमियम भी हैं। मैंने यहाँ पे पहले से अपने पास ये उर्दू के फॉन्ट्स अपलोड किए हुए थे। उर्दू के फॉन्ट हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से नूरे हिरा, सही लग रहा है ये? बच्चों को समझ में आएगा? ये सही है, ठीक है। मेरा नाम अली, इसको कर दिया। इसी फॉन्ट को हम यूज कर लेते हैं मेरा तारुफ पे क्लिक किया, फॉन्ट पे गए, फॉन्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिस्ट आ गई। कौन सा था? नफीस रेगुलर, मेरा तारुफ हो गया। अच्छा, अब इसको बाद में इसको अरेंज करते हैं, पहले आगे चलते हैं। अब हमें इसके अंदर मेरे ख्याल में किसी बच्चे की तस्वीर डालनी होगी, तो बच्चे की तस्वीर कहाँ से लेकर आए? एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स पे गए, यहाँ जाके मैंने सर्च किया बॉय, सॉरी उर्दू कीबोर्ड चल रहा था, उर्दू कीबोर्ड मैंने चेंज किया, इंग्लिश पे लेकर आया बॉय। देखो बच्चों की तस्वीर आ गई। अच्छा, अब इसको यूज करने से पहले पहले मैं देख लूं कि उस पर कलेक्शन है भी या नहीं, और कलेक्शन है तो कलेक्शन में कौन सी तस्वीरें मौजूद है। मसलन मैं कलेक्शन के लिए यहाँ पे गया, इस तस्वीर के ऊपर डॉट्स पे गया, डॉट पे क्लिक करके व्यू कलेक्शन, देखो इस बच्चे की ये तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। हम किसी और डिजाइन को भी यूज करके देखते हैं। दोबारा मैंने जाकर सर्च किया हुआ है, और ये जो बच्चा आ रहा है दूसरा वाला, इसका कलेक्शन देख लेते हैं। इसके कलेक्शन में कौन सी तस्वीरें मौजूद है? आज इस कलेक्शन के अंदर ज्यादा तस्वीरें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी हर स्लाइड के अंदर कंसिस्टेंट डिजाइन हो। ऐसा ना हो कि पहली वाली स्लाइड में मैंने ऐसा बच्चा इस्तेमाल किया जिसके बाल ब्राउन है, और दूसरी स्लाइड में काले बाल वाला बच्चा, तीसरी स्लाइड के अंदर सुनहरे बाल वाला बच्चा। मैंने एक ही बच्चे की तस्वीर जगह जगह इस्तेमाल करनी है। इस कलेक्शन के अंदर अगर मैं इस बच्चे की तस्वीर डालूं
तो मैं कर सकता हूँ कि मेरी बहन का नाम आलिया है, राइट। मैं ईद की तैयारी कर रहा हूँ मसलन, मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा हूँ, तस्वीर नजर आ रही है, बहन के साथ खेल रहे हैं, राइट। और मैं दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी जो है दोस्तों के साथ हूँ, मेरे कजन्स घर पे आए हुए हैं, एक ही तस्वीर के अंदर, एक ही स्लाइड शो के अंदर मुझे एक ही कलेक्शन के अंदर मुझे मिलती जुलती तस्वीरें मिल रही हैं जिनको मैं अपने उस डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मकसद इस बात का ये है कि जब आप लोग काम कर रहे हो तो आंख बंद करके पहले तस्वीर ना यूज करें, अपना आपने पूरा कंटेंट पहले से उसको डिसाइड कर लिया कि मैंने इस स्लाइड शो के अंदर अपने इस लेसन प्लान के अंदर मैंने बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ानी है। आपने कहा मेरा नाम अली है, मेरी बहन का नाम आलिया है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो, सही है। आपने सारी बातें पहले से तय कर ली। अब जब तय करनी है तो आप तस्वीरें वही ले जिसके कलेक्शन के अंदर वो चीजें मौजूद हो, ताकि एक कंसिस्टेंट डिजाइन रहे, राइट। अब मैं इस वाली तस्वीर को देख रहा हूँ तो ये दूसरे नंबर पे बच्चा है, इससे कलेक्शन में भी देख लेते हैं। इससे कलेक्शन के अंदर वो बच्चा डिफरेंट काम करता तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे उस बच्चे की बहन, उस बच्चे के अम्मी अब्बू कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मकसद क्या हो इस बात का कि कंसिस्टेंट डिजाइन का जो फैसला आप करते हैं शुरू में करते हैं। ये ना हो कि आप पहले बच्चा इस्तेमाल करें फिर बाद में बोलें कि सर ये बच्चे की फलाना चीज तो नहीं मिल रही, तो फिर आपको डिजाइन के अंदर खामी आ रही है। ठीक है, प्लानिंग की अहमियत समझ में आई। ठीक है, हम गए तुम्हारे व्यू कलेक्शन के अंदर, लेट्स से मैं यहाँ पे इस बच्चे, मैं अभी इसी बच्चे को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास का वक्त महदूद है, मैं मेरा नाम बच्चे के सिस्टर वगैरह का नाम नहीं दिखा सकूंगा। ठीक, मैंने इसी को लिया, इस बच्चे को डिजाइन को लेकर आ गया। अच्छा जी, अब और बताओ, और इस डिजाइन के अंदर क्या होना चाहिए, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इंटरेस्टिंग सा। और ओके, बैकग्राउंड के अलावा लेट्स से मैं कहता हूँ प्लॉट्स भी होने चाहिए, राइट। अच्छा, प्लॉट्स देख लेते हैं इसमें कोई खूबसूरत सा जो बच्चों के लिए हो। प्लॉट्स के अलावा मैं सर्च करता हूँ प्लॉट्स कार्टून, ये भी लिख देता हूँ, कार्टून स्टाइल में। चलो जी, ये आ गया। ठीक है, कार्टून स्टाइल में लग रहा है ये। ओके, और बताओ, ग्रास होनी चाहिए, ये ग्रास सही है, ये ग्रास आ गई। और बताओ, भाई साइकिल ले लेते हैं, साइकिल लिख के देखते हैं, साइकिल, बाई साइकिल, ट्राई साइकिल, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई साइकिल है। ओके, कौन सी साइकिल, ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई साइकिल भी आ गई आपकी। अच्छा, और बताओ, एक हाउस भी कर लेते हैं, घर हो, सारी चीजें आ गई आपके पास। अब तो देखो ये चीजें जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है। अब हम कुछ दूसरे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं यार, हमें जो ग्रास है ना ये बस एक जगह तक महदूद है, ग्रास को हमें बढ़ाने की जरूरत है, राइट। चले पूरा नीचे जो बॉर्डर है ग्रास का आ रहा हो, क्या किया मैंने, ग्रास के ऊपर जाके उसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे भी ले जाओ, बिल्कुल बॉटम पे। ओके, आप करके देख लीजिएगा स्ट्रेच में क्या खूबी है क्या खामी है, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा मैंने इसको कंट्रोल सी किया, या किसी ने कंट्रोल सी याद किया, कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी, और फिर मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट हुआ एक और आ गया, उसको थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया, एक दफा और, ये आ गया आपको बिल्कुल इस साइड से रह गया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है भाई, बॉर्डर बन गया हमारा पूछे। अच्छा, अब तुम एक बात नोट करो कि यार ये किसी ने कहा सर ये मेरा ताल्लुक जो है ना ये इस तरह से आया हुआ है। एक चीज देखो, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ लाइनें आ रही हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, गाइड्स कहते हैं, गाइड्स कहते हैं। इसमें गाइड्स का, इसमें इसके अलावा एक और भी तरीका है, इसमें पोजीशन में जाओ, पोजीशन, पोजीशन पे गए, देखो यहाँ पे नजर आ रहा है रेंज के अंदर अलाइन टू पेज, टॉप लेफ्ट सेंटर, करके देखें, मिडिल सेंटर टॉप, देख लो चीज मूव कर रही है, उस स्लाइड के खुद ही सेंटर मिडिल टॉप बॉटम पे वो मूव कर रहा है। इसके अलावा नीचे एक्स और वाई की वैल्यूज दी नहीं है। अभी वाई की वैल्यू क्या है जोबिया, जोबिया क्लास में वापस आ जाओ। ठीक है जी, निदा, वाई की वैल्यू क्या है, सदफ 0, मैं इसकी वैल्यू 20 कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, 20 किया, 20 एंटर, क्या हुआ, मेरा तारुफ नीचे आ गया।
30 कर दो, नीचे आ गया। 10 कर दो, एक बार फिर पोजीशन पे गए, पोजीशन पे जाके गए इस पे 10 पे, क्या हुआ, ऊपर आ गया। y की वैल्यू चेंज हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। x की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। गुड, मेरा तारुफ हो गया, मेरा नाम अली है। घर को हमने कहाँ प्लेस करना चाहिए, घर को ग्रास पे लेकर आ जाए। अच्छा, अब एक चीज देखो कि जब देखो तस्वीरें ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे, जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल, ये जो साइकिल है, साइकिल ऊपर आ रही है, ऐसा ही है ना। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, दोबारा पोजीशन पे गए, पोजीशन आई, इस पर लेयर्स नजर आ रही है। देखो ये सारी लेयर्स हमने इस्तेमाल की है, ये सारी की सारी हुआ है। इनको तुम ऊपर नीचे करोगे ना तो इससे चीज का ऊपर नीचे, ये जैसे घर नजर आ रहा है, घर को मैं ड्रैग करके घास के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर आ गया। अब देखो घास के ऊपर घर आ गया। चीज शायद अच्छी लगे शायद ना लगे, मैं ये नहीं कह रहा चीज अच्छी लगेगी, ये तुमने फैसला करना है। तुम ये भी देखो कि बच्चे की तस्वीर बैकग्राउंड पे चली गई, घर की तस्वीर ऊपर आ गई। एक बार फिर देखो, बच्चा कहाँ है, तो घर के पीछे, घर के आगे। इसको मैं नीचे ड्रैग करके आया, आप बताओ। लेयर्स को ऊपर नीचे करने से चीजों की अरेंजमेंट आगे पीछे हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इस अरेंजमेंट को आप यहाँ अरेंज से भी कर सकते हैं, जो आ रहा है ना फॉरवर्ड टू फ्रंट बैकवर्ड, यहाँ से भी आप खेल सकते हैं। देखो मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया, बच्चा पीछे चला गया, ठीक है। बैकवर्ड पे किया, चला गया। आप इस तरीके से भी चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पावर पॉइंट में भी मिलेगा और ये ऑप्शन आपके draw.io में भी मौजूद है। अगेन वही वाली बात, एक टूल को सीख लिया तो बाकी टूल्स भी तुम्हें खुद ब खुद आते चले जाएंगे। घर यहाँ पर आ गया आपका, आपके घासों के पीछे, घास के पीछे घर है। साइकिल है, साइकिल को यहाँ लेकर आ गए, साइकिल ऑटोमेटिकली घासों के पीछे, ठीक है। और इसके अलावा साइकिल थोड़ी बड़ी लग रही है, छोटा कर लो। एरो की को मैंने प्रेस किया, एरो की प्रेस किया, साइकिल ऊपर आ गई। और थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पर आ गया आपका, मेरा नाम अली है। किसी ने कहा सर बच्चा हवा में घूम रहा है तो इसलिए बच्चे ने नाम लगाया है, ठीक है। मेरा, और फिर ये आपका तस्वीर यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। अब और भी तस्वीरें बैकग्राउंड में आप डाल सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ पहले यहाँ पे चलो। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर में जुबे की नारा लगेगा सर, मेरा लंच, मेरा समोसा। लेट्स से हम कौन सा बैकग्राउंड यूज करें, ये बैकग्राउंड यूज कर लें, ठीक है। और बैकग्राउंड को पीछे ले जाने के लिए क्या करते हैं, लेयर्स में भी जा सकते हैं, लेयर में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी साइड इमेजेस बैकग्राउंड, क्या ख्याल है। मेरा मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी उर्दू की किताबें होती हैं इतनी अच्छी तो नहीं होती। अच्छा जी, अब मेरा तारुफ को थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा किया, अब हम कलर्स की बात करते हैं। हमने कलर पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कौन सा कलर यूज करें, आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ये डार्क ग्रीन, चलो ये कर लिया। और भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐड न्यू कलर, इस पर क्लिक किया, अपनी मर्जी से तुम यहाँ पे उसको मूव करके जो कलर चाहो, कैसा लग रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इफेक्ट्स पे जाए, इफेक्ट में जाके देखो शेडो। अच्छा, शेडो जो है ना, ये बैनर्स वगैरह पे अच्छा लगता है शेडोज, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा शेडोज को यूज ना किया करो। शेडोज से रीडेबिलिटी मुतासिर होती है, ठीक है। साइड में लिफ्ट आ रहा है, लिफ्ट को ट्राई करो। अब तुम जरा गौर से देखना, आपने जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा वो आगे आ जाए प्लीज। देखो फर्क लग रहा है, मेरा तारुफ पे गौर करो, लिफ्ट को मैंने 100 किया हुआ है, 0 100 फर्क नजर आया कुछ, सदफ, ठीक है। आपके ऊपर है, आपने किसको यूज करना है, आउटलाइन को यूज कर लो। हमने उसकी आउटलाइन डाल दी, हमने लेट्स से वाइट या ऑरेंज या पिंक, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, डार्क आउटलाइन, विदाउट आउटलाइन, कोई मसला नहीं है। विदाउट आउटलाइन करना है, आपने इसको नन पे क्लिक कर दिया, वापस आ गए। नियॉन का ऑप्शन यूज कर लो, नहीं अच्छा लग रहा, चलो
जैसे आप लोग को पसंद हो, नन कर देता हूँ, ठीक है। चाहे तो आप उसको कर्व भी कर सकते हैं। उर्दू के अंदर, उर्दू फॉन्ट्स में कर्व वगैरह में इशू आता है। अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ होता तो आपको कर्व करने में कोई मसला नहीं था। इसको मैंने रन किया, ये हो गया। और एक मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से लिटिल बॉडी ऑफ टेक्स्ट, और मैं डाल देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्कूल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जीसी स्कूल। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इफेक्ट्स पे गया, इफेक्ट्स पे जाके इसको मैंने कर दिया कर्व, और लेट से इसको मैंने कोने पे डाल दिया। ये देखो सर्कल बना हुआ है। चलो ऐसा कर लो। अच्छा खैर, मैं चाह ये रहा था, मैं बताना ही चाह रहा था कि इसको लोगों के तौर पे मैंने कोने पे डाल दिया कि भैया आपका काम है, आपका काम है, कोई भी आपकी लेसन प्लान यूज करे तो उसमें आपका नाम आ रहा हो कि फॉर एग्जांपल ये जो है कि सदफ ने बनाया है, ये फॉर एग्जांपल उरूसा ने बनाया है। आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। कर्व देखा, मैंने कर्व यूज किया तो इसमें कोई मसला नहीं हुआ, उर्दू में मसला हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम अली है, और इसका फॉन्ट साइज आपने बड़ा किया, इसका कलर आपने चेंज किया, जो आपको कलर समझ में आया, रेड कलर। मेरे ख्याल में रेड ये अच्छा है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो रेड से आ रहा है। ठीक है, हो गया भाई, लेसन प्लान रेडी है। अब आप मुझे बताओ, इस इंफोग्राफिक के अंदर आपने देखा कि आज के इस क्लास के अंदर हमने एक तो सबसे पहले तो आप इसका आउटपुट देख लो, एक खूबसूरत डिजाइन है, और कोई बहीर नहीं है कि हमारी जो कोर्स की किताबें होती हैं उसमें शायद इतना डिजाइन, उसमें इतना अच्छा इस्तेमाल ना किया हो। अगर आप अपनी क्लास के अंदर इस तरीके से इन चीज़ों को बनाते हैं, आपके लेसन प्लान कितने अच्छे बन जाएंगे, आपकी टीचिंग क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी, बच्चे आपकी क्लास के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे होंगे। और मजे की बात यह कि आपने जो एक दफा कंटेंट बना दिया वो कंटेंट अगली दफा भी आपकी अगले सालों में अगली क्लासेस में भी आपके काम आ रहा होगा। आज के इसके अंदर हमने कैनवा की कुछ बुनियादी फीचर्स की बात की, हमने कैनवा की लेयर्स की बात की, हमने लेयर्स के अरेंजमेंट की बात की, हमने फॉन्ट्स की बात की, हमने फॉन्ट्स के पैस की बात की, और एक बार फिर हमने बात की कंसिस्टेंट डिजाइन के लिए पहले से प्लान करना जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज को करते हुए, पेपर में अगर आप आंसर लिख रहे हो उस वक्त भी आपको सबसे पहले अपने डिजाइन को आपको प्लान करना चाहिए कि मैंने लिखना क्या है, मैं क्या प्लान कर लिखना क्या चाहता हूँ, और उसको प्लान के अकॉर्डिंगली आपने उन चीजों को डिजाइन लिखना चाहिए, सही है। सीएसएस का पेपर होता है, सीएसएस के पेपर के अंदर अगर आप कहीं जाएंगे, समर ज्यादातर मुझे पढ़ा लो, इसका मतलब ये होगा नेक्स्ट टाइम लैब के अंदर हम कंप्यूटर्स बंद रखे हैं, कंप्यूटर से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो हमारी सीएसएस का पेपर वगैरह कहीं देने जाते हो, अमूमन हम लोग चूंकि रट्टा रट्टा वाले सिस्टम से आए हुए होते हैं, वहाँ पे हमेशा वो ये बात समझाएगा आपके टीचर कि यार ऐसे लिखते हुए किसी भी सवाल का आंसर लिखने से पहले उसकी आउटलाइन तैयार करो, पहले प्लान करो कि उसके अंदर मैंने किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को डिस्कस करना है, और उन बातों को डिस्कस प्लान करने के बाद उसकी आउटलाइन बनाओ, उसको आउटलाइन बनाने के बाद आंसर लिखना शुरू करो। यही चीज़ें देखो हमने इन्हीं असूलों को यूज किया डिजाइन के अंदर। हमें डिजाइन करते हुए पहले तो तय किया आप किस क्लास के लिए बना रहे हैं, कितनी स्लाइड्स बनाएंगे, हम उस पर कंटेंट क्या डालेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने तस्वीरें डाली। जब तस्वीरें सिलेक्ट करने गए तो वहां पे भी हमने गौर किया कि हमारी जो तस्वीरें हैं वो कंसिस्टेंट डिजाइन के साथ मौजूद हो। राइट, ऐसे ही किया ना हमने, ठीक है। कंसिस्टेंट डिजाइन हो ताकि अगर उस आगे चल के मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम, उसके सिस्टर का नाम देना चाह रहे हैं, हम उसके फैमिली का चीजें देना चाह रहे हैं, हम ईद की बात करना चाह रहे हैं, हम उसके खेलकूद की बात करना चाह रहे हैं, तो वो तस्वीरें हमारे पास पहले से मौजूद है। ऐसा ना हो कि हर नई स्लाइड पर बच्चे की तस्वीर ही तब्दील हो जाए, ठीक है। अब कल के लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनको एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, जैसे मैंने कहा था ना, मेहनत में अजमत है, मेहनत करो। अब इस किस्म की चीजों को हम किस तरीके से इनको ग्राफिक्स में शो कर सकते हैं, हम कैसे प्लान कर सकते हैं, हम थोड़ी सी इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। कैनवा हो या डॉट डॉट आयो हो, दोनों की दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसको एक्सप्लोर करना आप लोगों का काम है। जितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे, जितनी फीचर समझ में आएंगे, उतनी ही इतना आपके लिए काम करना आसान होगा। हम अपने इस एक सेमेस्टर के अंदर जिसमें हमने पूरा कोर्स कवर करना है, इसके अलावा दूसरे भी टूल्स सीखने हैं, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम कैनवा का या डॉट डॉट आयो का डिटेल क्लास करवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर की रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ।